Good morning, class. Welcome again to this lecture of the subject Industrial Management and Costing. We are studying the second unit, Marketing Management. And today we are going to see the channels of distribution and the second concept, Product Life Cycle. That is what we are going to see today. Up till now, we have seen in this unit, what do you mean by marketing? What are the different definitions of marketing? What are the variables? What is marketing mix? What are the different variables of marketing mix? That is the 4 P's of marketing. Again, we have seen what is the marketing strategy, what is the scope, and what are the marketing research concepts, what are the methods of marketing research. Then we have discussed in detail about the advertisement, what is it. Then we have discussed about the sales promotion, and now today we are going to see the channels of distribution. So this is a very simple concept, channels of distribution. We already know that when producer generally do not sell directly to the final user, whenever there is a product is being manufactured, so there when the place at which it is being manufactured and the consumer where this particular product reaches, that there are certain intermediaries between them. मतलब जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा और जहाँ तक वो पहुँच रहा एंड यूजर्स के, इनके बीच में कुछ और लोग होते हैं. तो जैसे होते हैं होलसेलर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, and so many ones. Marketing intermediaries are present between them and marketing intermediaries are called channels of distribution. तो यही जो है इसको हम बोलते हैं एक particular channel of distribution. Companies confronts number of alternative ways to make its product reach the market. तो इट इज बट ऑब्वियसली कि एक प्रोडक्ट सपोज जो आसाम में चाय बनती है, वो चाय हमको यहाँ पे महाराष्ट्र में घर पे बैठे अपने बाजू वाले किराना शॉप में मिलती. तो ये कैसे मिलती? क्योंकि इसी चैनल्स की वजह से. हेंस दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ से, जैसे प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, वहां से किसी और ने परचेज किया, उससे किसी और ने परचेज किया. मतलब प्रोड्यूसर ने दिया सपोज एक डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया एक पर्टिकुलर डीलर को, डीलर ने दिया एक होलसेलर को, होलसेलर ने दिया रिटेलर को, और रिटेलर के पास जाके हमने परचेज किया. मतलब ये चेन से एक प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक के प्रोडक्ट पहुंचा है. They vary from direct selling, direct channel, 1 to 3 more intermediaries. It refers to exchange of ownership of the product until it reaches the final user. And distribution channels are characterized according to the number of channel level. Ownership मतलब it is very simple thing कि जैसे पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूसर का था, फिर वो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑल्सो. तो पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूसर का था, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का हो गया, फिर डीलर की ओनरशिप में, एंड फाइनली इट रीचेस टू द एंड यूजर, दैट इज टू द कंज्यूमर. अब इसके बीच में जितने इंटरमीडिएटरीज रहते, जैसे वो सिर्फ अगर डायरेक्ट रहा तो ओनली मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर. तो अगर दो लोग रहे बीच में, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसके हिसाब से हम चैनल को नेम करते. तो देखो ये सबसे सिंपल, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर. ये एकदम सिंपल 2 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन कि एक मैन्युफैक्चरर है और एक कंज्यूमर है डायरेक्टली. तो इसके जो एग्जांपल्स हो सकते हैं वो ऐसे हो सकते हैं, एंड दे आर वेरी मच इन टुडेज डेज. आज के दौर में उन चीजों का बहुत ज्यादा ट्रेंड आया हुआ है. जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड. मतलब सीधे खेत से जो अनाज है, जैसे वो सेंद्रीय खेती है, नेचुरल फार्मिंग, हाँ, द फार्मिंग विदाउट द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल थिंग्स, तो वो सीधे खेत से लेके आपके घर तक. तो मतलब वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक. और ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका कि खेत की सब्जी, उसके बाद में वहां से फ्रेश फल. तो ऐसा भी ट्रेंड है कि वो लोग सीधे आके डायरेक्टली एक शॉप लगाकर सेल करते हैं, या फिर वो आपको सीधा आपको होम डिलीवरी घर पर पहुंचा के देते हैं. तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, और उसको हम लोग बोलेंगे 2 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सेकेंड लेवल जो आता है उसमें एक सेकेंड जो एग्जाम्पल वो ये हो सकता है, काफी जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, जैसे सपोज आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की बात करो, जो लाखों की मशीन्स हैं, तो वो चीजें जो है वो कहीं पे फिर वो मैन्युफैक्चरर से, फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, वैसे नहीं आती, वो डायरेक्टली आप वहां पर जाके ही परचेस करते हो. तो वो भी एक इसका एग्जाम्पल है. जैसे जो काफी महंगी मशीन्स है वो डायरेक्टली फिर आप परचेस करते हो मैन्युफैक्चरर से. तो दैट इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ 2 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. उसके बाद में आता 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. इसके बीच में क्या हो गया? मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कंज्यूमर. मतलब मैन्युफैक्चरर ने सपोज कि वो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, जैसे हम लोकल एमआईडीसी की हमारी बात करते थे, यहाँ इंडस्ट्री में काफी सारे नायलन के प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो डायरेक्टली शॉप्स वाले की देते हैं, रिटेलर वाले को. ओके, सो वी आर मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बॉल्स, वी आर मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बकेट्स,
या फिर अपने यहाँ पे जीन्स की इंडस्ट्री है तो वो सीधे सीधे ले जाके दे देंगे डायरेक्टली, रोप्स बनती है और भी कई सारी चीजें जो सीधे वो पर्टिकुलर प्रोड्यूसर वहां के रिटेलर को दे देगा और रिटेलर से आप लोग परचेस करोगे। जैसे हमारे यहाँ पे पालेकर बेकरी है तो पालेकर बेकरी से डायरेक्टली रिटेलर को आता है, रिटेलर से हम परचेस करते हैं। उसके बाद में ये महिला गृह उद्योग है, यहाँ से सीधे सीधे प्रोडक्ट आता है और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जैसे जैन है, मसाला है और भी कई सारी चीजें। तो वो फिर हो गया 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। उसके बाद में जो फिर आएगा वो हो गया 4 लेवल। 4 लेवल में आ गया मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। 4 लेवल में क्या आएगा? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। तो ये हो गया जैसे वहां से किसी और ने प्रोडक्ट पढ़ा, जैसे आसाम की चाय पत्ती है या फिर कहीं से कश्मीर से हमारे यहाँ पर सेब आ रहे हैं तो हम लेते हैं, या फिर नासिक से अंगूर आता, तो ये प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा बोलते हैं। कई सर्विसेज है सपोज, तो वो क्या हो गया, वहां पर एक मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किया, फिर उसने एक होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया और रिटेलर से कंज्यूमर ने लिया। सो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, देन you must know it can be 2 level, 3 level or 4 level. In 2 level it is directly between the manufacturer and the consumer. 2 level तो मतलब सीधा एक मैन्युफैक्चरर और एक कंज्यूमर। अगर 3 लेवल की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कंज्यूमर, और उसके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जो मैंने भी आपको बताया। और 4 लेवल मतलब फिर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। और मैक्सिमम चीजें 4 लेवल से ही आती है, क्योंकि कुछ अगर छोड़ दिया जाए तो डेली नीड्स के प्रोडक्ट या कुछ छोटे मोटी चीजें, उसके अलावा सभी 4 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मैक्सिमम कवर होती है। सो दीज आर द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन लेवल चैनल्स। अब डायरेक्ट चैनल मतलब क्या है? गुड्स डायरेक्टली सोल्ड किया। जैसे इसमें देखो कि डायरेक्ट चैनल इज वेरी इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल फॉर गुड्स विच हैव हाई प्रॉफिट मार्जिन, दैट इज ऑफिस मशीनरी, फोटोकॉपिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स एटसेट्रा। मतलब जो मशीन है बड़ी बड़ी वो डायरेक्टली सेल होती है। और जो डायरेक्ट सेल होता है उसमें क्या होगा, ये लोगों का, जैसे सपोज एक 2 रुपए का प्रोडक्ट बना, एक कोल्ड ड्रिंक बनी, वो 2 रुपए की बनी कोल्ड ड्रिंक, तो वो 2 रुपए में उसमें पूरा उसका पैकेजिंग करके वो बाहर आ गई। तो अब वहां से एक डिस्ट्रीब्यूटर ने परचेस किया, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर ने जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगाया तो वो उसने परचेस किया, सपोज उन्होंने कुछ तो भी एक प्रॉफिट मार्जिन रखा कि ओके 2 रुपए 50 पैसे में वो डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया, और डिस्ट्रीब्यूटर को अपने यहाँ पर वो पहुंचा तक ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज ये सारा मिला के उसने उसको कर दिया 3.5 रुपये। फिर उसने सेल किया होलसेलर को बेचा उसने कि ठीक है ये 3.5 रुपये में 4 रुपये में आप ले जाओ, उसने 50 पैसे प्रॉफिट कमाया। वो होलसेलर ने उस पर खर्चा किया ट्रांसपोर्टेशन का, रखने का, स्टोरेज का, तो 1 रुपया उसमें लग गया, तो उसकी 5 रुपये कीमत होगी, उसने बेचा 5.5 रुपये में। फिर उसने रिटेलर को ले जाके दिया, तो उसने जो रिटेलर ने जो खर्चा किया तो उसकी कीमत होगी 6 रुपये, तो रिटेलर ने उस पर 50 पैसे प्रॉफिट बना दिया, तो वो होगी 6.5 रुपये। मतलब जो एक 2 रुपए की चीज बनी थी वो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते कितने की होगी, 6.5 रुपए की। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि मोर देन 300% ऑफ टाइम्स, अब इसको परसेंटेज में देखो, 2 रुपए 6 रुपए में वैल्यू समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप ये समझोगे कि परसेंट से देखो कि 2 रुपए की चीज है और 6.5 रुपए में आपको मिल रही है, मतलब 2 रुपए मतलब 100%, तो अगला 100% मतलब 4 रुपए, उसका और फिर से 100% मतलब 6 रुपए, मतलब 100% की जगह 350% उस पर एडिशनल कॉस्ट इनकर हो गया। तो 350% मतलब जो 1% था, मतलब जो चीज हमको 1 रुपए में मिल सकती थी वो चीज हमको 350 रुपए एक्स्ट्रा, 350% रुपए में मिले, तो परसेंट में आपके ख्याल में आएगा कि ये बहुत बड़ा परसेंटेज होता। अच्छा, इसके अलावा हमने ये पार्ट तो इसमें ऐड ही नहीं किया कि इसमें एडवर्टाइजिंग वाले को चले जाएगा, तो मैन्युफैक्चरर वो कॉस्ट भी इसमें ही इंक्लूड करेगा। मतलब अगर आप डायरेक्टली परचेस करते हो, कंपनी से परचेस करते हो, तो आपका ये जो बीच के लोगों का पूरा पैसा आपका सेफ हो जाएगा, बच जाएगा, ये दैट विल बी योर सोइंग। बट कीप दिस इन माइंड कि क्योंकि ये इंटरमीडिएट है इसलिए पूरा मार्केट भी चल रहा है, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोग ऐसा कर दोगे, अगर सभी चीजें आप डायरेक्टली परचेस करेंगे फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, तो फिर एक समय के बाद उनको डिमांड पूरी कंप्लीट भी नहीं करते आएगी, और ये जो फिर बीच के जो चैनल्स है पूरे, कि दैट इज ऑल्सो देयर बिजनेस, देयर इज ब्रेड एंड बटर, तो वो भी सफर करेगा। सो इट ऑल वर्क्स इन दिस वे। तो बरोबर इसमें बैलेंस बना चाहिए। वैसे भी देखो ये डिमांड एंड सप्लाई चेन, इसका जो एक परफेक्ट बैलेंस रहता है उस पर इसका बरोबर खेल चलता। अगर जैसे ये पीरियड जो है अभी कोरोना का पीरियड में अभी लोगों ने काफी कम खर्चना शुरू किया, नया कुछ खास परचेस नहीं कर रहे, सिर्फ जरूरत की चीजें ही लोग ले रहे, तो इससे क्या मार्केट का कैश फ्लो कम हो जाता। अगर मार्केट का पैसा कम हुआ तो फिर से वो मंदी आती, मतलब अभी का ये पीरियड तो निकल जाएगा, लेकिन जब तक लोगों का स्पेंडिंग नहीं शुरू होगा, अब लोग स्पेंड कब करेंगे, जब अर्न करेंगे।
और अर्न कब करेगी, जब कोई अगला वाला स्पेंड करेगा। तो ये पूरी चेन बनी हुई है। तो यहाँ पे कैसा, अभी मार्केट का पैसा खत्म होते आ गया, तो ये जब खत्म हो गया इसके बाद का दौर और डेंजर आएगा, वो आएंगी पूरी आर्थिक मंदी। तो इट विल टेक टाइम फॉर द इकोनॉमी टू बिल्ड, इसलिए ये सब चेंज चलना जरूरी है। और मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि बी लिटिल बिट फ्लेक्सिबल। जैसे मैं सेविंग करने के बारे में तो आपको मैंने बताया कि सेविंग आपने करना ही चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे जो छोटी मोटी चीजें, जैसे सपोज आप एक रिक्शा वाले की है, एक सब्जी वाले का है, तो वहां पे आप वो 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5-10 रुपए की इसको आगे पीछे मत देखो, क्योंकि आपके लिए वो छोटी सी बात है, 5 रुपए या 10 रुपए, बट वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखती। तो कई बार होता ना, जैसे हमने एक ऑटो का किराया किया, तो उसको ऐसा कि 5 रुपए के लिए उससे बहस कर लेंगे। दिस इज माई एडवाइस, ये मैंडेटरी नहीं है कि सही हो गलत हो, बट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है कि ये जो इनके लिए 5, 10, 15 रुपीज दे मैटर अ लॉट। सो उसमें इश्यूज में मत पड़ो, क्योंकि हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। और तब ये सोचना कि जैसे आपको अगर किसी को 10 या 20 या 50 की नोट दान करना बड़ी बात लगती, तो आपने जो मॉल में या फिर जो आपने थिएटर में मूवी देखा, हाँ सिनेमैक्स में या कहीं पे, और तो वहां पे अपने 200-250 की टिकट परचेस की, एक जो 5 या 10 रुपए में मिलने वाला पॉपकॉर्न आपने 150 रुपए में परचेस किया। तो ये चीजें ख्याल में रखना। तो ये अगर आप सोचोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, यू कैन इजीली डू इट। बट हमारा नेचर बना है ना कि नहीं, क्या बात करें कि जैसे हम लोग बोलते, किसी ने अगर अपने सामने 50 रुपए किसी भिखारी को दे दिए, अब लोग बोलेंगे सर कि भिखारी तो ऐसे रहते, सर वो पैसे ले लेंगे, उससे दारू पी लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वॉट एवर इट इज, लेकिन 2% तो लोग उसमें वाकई जरूरतमंद होंगे। तो कभी ना कभी दूंगा कि किसी जरूरतमंद को तुम्हारी मदद मिली। तो अगर तुमने 50 की नोट उसको दिया, तो एवरीवन विल बी सरप्राइज कि 50 रुपए उसके लिए, यानी वो बहुत बड़ी बात होती है। हमारे दिमाग में क्या फिट बैठा है कि एक 5 रुपए, 10 रुपए, कहीं तो ऐसा 1 रुपए, 2 रुपए दे दो भाई, इसको जाने दो। तब सोचना कि वो तो आप 50 दे रहे, लेकिन आप जब मूवी देखने जाते, अगर आप बाहर खाना खाने जाते, तो आप 1000 रुपए तो खर्चा कर देते। आप किसी ये कॉफी हाउस, कॉफी शॉप पे जाते हो, कहीं और जाते हो, 200-250 रुपए कहीं पे नहीं चले गए। तो वही हिसाब से देखना कि आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सो बी जनरस इन दैट। और वैसे भी मैंने आपको बोला हुआ है कि बीइंग अ लिटिल बिट फिलोसॉफिकल, कि बी अ गुड पर्सन, जहां तक हो सके, जितनी हो सके लोगों की मदद करो। एंड कीप दिस माइंड, जहां तक हो सके, जितनी हो सके, पॉसिबल एंड फिजिबल। ये नहीं है कि एक लिमिट के बाहर हर चीज में कूद गए, ऐसा भी नहीं, पॉसिबल एंड फिजिबल। और जरूरी नहीं है कि हर बार आपको पता हो कि जो आप पैसा दे रहे हो सही काम के लिए लगे नहीं। हो सकता है कि 10 लोग गलत हो, लेकिन 2 लोग सही भी हो सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। इनडायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट में कैसा है, तो इनडायरेक्ट में सभी आगे फिर, जैसे अब गुड फॉर लो प्रॉफिट मार्जिन, जैसे जो डेली नीड्स है, तो डेली नीड अगर मैन्युफैक्चर को डायरेक्टली आपको सेल करना परवड़ेगा भी नहीं, और वो आपकी पूरी डिमांड्स कंप्लीट भी नहीं कर पाएगा, जैसे कंज्यूमर गुड्स, डेली नीड्स, कॉस्मेटिक्स। और दूसरी बात क्या है कि रिस्क, अगर सपोज वो मैन्युफैक्चर बनाते जा रहा है लेकिन सेल नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, तो इससे बेटर है वो स्टॉक को बेच देता कि भैया मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया, अब वो उसका काम है। It buys in bulk and enables producer to avoid risk, follow price, physical deterioration connected with stocking of good. It keeps the producer informed about the current market trend, and many times producers are paid immediately by wholesaler, and it helps producer whose financial resources are not big. तो इसमें काफी सारी बातें हैं कि अगर आप प्रोड्यूस करते हो छोटी मोटी चीजें जिसपे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका सेल बहुत ज्यादा है, सेल बहुत ज्यादा है। जैसे आप एक ब्रेड के पैकेट की बात करो, तो एक ब्रेड का पैकेट कुछ 20-25 रुपए का होगा, तो उस पर कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, 2 रुपए, 3 रुपए, ठीक है। तो कितने सारे पैकेट सेल होना चाहिए, तब कहीं जाके इसका डेली का खर्चा निकलेगा, इंडस्ट्री का खर्चा, वर्कर्स का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, द रेंट ऑफ द प्लेस, और उसके अलावा प्रॉफिट भी कमाना है। तो इतना स्टॉक वो वहां पर रख भी नहीं पाएगा। और अगर समझो उसने स्टॉक रखा वो पर्टिकुलर, और वो खराब हो गया 1 दिन के बाद, या फिर उसको स्टोरेज की स्पेस है, तो कई चीजें ऐसी है कि वो इनडायरेक्ट वे से ही प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होती है। और जो परचेस करेगा वो डायरेक्टली, उनको कई चीजें ऐसी जिसको कैश पेमेंट ही करना पड़ता है। जैसे अगर आप दूध की बात खरीदते हो, दूध हम सभी खरीदते हैं, तो आप अगर पैकेट का दूध यूज करते हो तो आपको पता होगा उसका कैश वो उसी वक्त उन लोगों को देना पड़ता है। मेजोरिटी लोगों का ऐसी है कि देयर आर समथिंग्स कि वो सेम डे वो पूरा का पूरा आपको कैश पे करना पड़ता है, तो कैश फ्लो होते रहता है। सो देयर इनडायरेक्ट चैनल इज वेरी इफेक्टिव, सेलिंग थ्रू अ मिडल मैन। इससे कैसा है, जो छोटा मोटा, जैसे कि इसका कहते हैं कुटीर गृह उद्योग है, जैसे कोई सपोज पापड़ बनाती है, तो पापड़ बनाने का एक उद्योग है छोटा सा, तो उनका प्रोडक्ट अगर चला गया तो उनको इमीडिएटली पैसे चाहिए। अगर वो उनको पैसे नहीं मिलते तो फिर उनको आगे का रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, तो डायरेक्टली जब कोई परचेस करेगा उनसे तो उनको पे कर देगा, तो वो उनके लिए एक बड़ी बात होगी।
तो इनडायरेक्ट चैनल एंड डायरेक्ट चैनल दे बोथ हैव देयर एप्लीकेशन, सबके अपने अपने एप्लीकेशंस हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजें, एंड दिस आर द टू थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये दोनों भी जरूरी है एज पर द सिचुएशन ऑफ टाइम, जैसा जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है कि आप कहाँ पर हो, कौन सी पोजीशन हो, कौन से मार्केट में हो, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन से कस्टमर से, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, प्रोडक्ट के बीच में चैनल्स कितने हैं, कहाँ तक पहुंच सकेगा। तो ये सारी बातें देख के इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट चैनल दे बोथ आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ द पॉइंट ऑफ कस्टमर, द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरर, एंड अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द मिडलमैन, दैट इज डीलर, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सो ऑन। So this was all about the channels of distribution. तो हमने बेसिकली देखे 2 level, 3 level, 4 level channels, direct channel and indirect channel. Now next we'll see the new product development. So that is an important topic, new product development. तो जब एक नया प्रोडक्ट बनता, तो जब नया प्रोडक्ट बनेगा तो उसके पीछे तो बहुत सारा बैकग्राउंड है, बट हमको यहाँ पर दिया है कि न्यू प्रोडक्ट की 4 लाइफ साइकिल्स के 4 फेजेस दिए यहाँ पर, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो इंट्रोडक्शन मतलब वो पार्ट से दिया है जब वो प्रोडक्ट मार्केट में एंटर किया, बट बिफोर इट एंटर्स द मार्केट देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री। वो मार्केट में एंटर होने के पहले भी एक बहुत बड़ा इतिहास है कि जो प्रोडक्ट या आप बना रहे हो तो वो प्रोडक्ट का या फिर वो पर्टिकुलर सर्विस का, यहाँ पे स्पेसिफिक वी आर अबाउट talking about the product, but majority of this loss also applies to the service. ये नियर अबाउट एक जैसी चलता। अब मेजोरिटी जो चीजें है वो प्रोडक्ट के लिए होती है, इसलिए हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 स्टेजेस बताई गई। इंट्रोडक्शन मतलब जब पहले प्रोडक्ट मार्केट में आया, लेकिन मार्केट में आने के पहले भी वो प्रोडक्ट बना कैसे, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, बट फॉर द स्टडी पर्पज हम ये समझ के चलते कि आज प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, फिर उसकी लाइफ साइकिल कहाँ तक है, फ्रॉम द टाइम इट केम टू द मार्केट एंड द टाइम इट एग्जिट्स द मार्केट। तो उसमें 4 स्टेजेस बताई गई है बेसिकली, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन मतलब जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, तो जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो उसकी सेल्स कम रहेगी, कॉस्ट ज्यादा रहेगा, और प्रॉफिट तो बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन। बिकॉज जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आया, तो जब वो प्रोडक्ट धीरे 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 सेल होते 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 जाएगा, तो फिर आपको प्रॉफिट उसमें से आना शुरू होगा। वैसे भी देखो, जो लोग बिजनेस है, जिनके घर पे कोई भी बिजनेस है, उनको ये ऑब्वियसली पता है कि इट टेक्स 6 मंथ्स, कभी कभी 1 साल और कभी कभी 2 साल, ताकि उसके बाद में आपको प्रॉफिट होना शुरू होता। पहले कुछ मंथ तो लॉस में ही चलते हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस इट हैपन्स इन दिस वेज ओनली। सो इंट्रोडक्शन, ड्यूरिंग द इंट्रोडक्टरी स्टेज, ये टाइम पे क्या होगा कि प्रोडक्ट जस्ट मार्केट में आया हुआ है। ग्रोथ में क्या होगा, फिर उसकी, ये देखो, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ बताता है ग्रोथ स्टेज में, फिर वो ग्राफ वो ऊपर गया ग्राफ, और एक वो लेवल पे पहुंचा तो वहां पे सेल्स बढ़ा। अब जब सेल्स बढ़ गया तो आप कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते और आपको थोड़ा प्रॉफिट होता। फिर आएंगे मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको हो रहा है और मैक्स सेल हो रही है, और वो घट नहीं रही सेल, वो बढ़ती चली जा रही है। और फाइनली आता है डिक्लाइन स्टेज, देयर इज द सेल्स रिड्यूस्ड, प्रॉफिट्स तो कम होते चले जाते, कॉस्ट को आप बड़ा घटा नहीं सकते, और धीरे धीरे प्रोडक्ट मार्केट को बाय बाय करता। सो दीज आर द 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे आप लोग देख सकते हो, ये जो ऊपर वाली लाइन है, दिस लाइन, दिस इज द सेल्स, और दूसरी वाली जो है प्रॉफिट्स, ये हम और डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये देखो, सेल्स एंड प्रॉफिट इंट्रोडक्शन की स्टेज में तो प्रॉफिट देखो यहां पर है, मतलब वो तो लॉस में जा रहा है। ग्रोथ की स्टेज में प्रॉफिट ये है, और मैच्योरिटी की स्टेज में ये मैक्सिमम लेवल है प्रॉफिट की, और बाद में धीरे धीरे ये प्रॉफिट इधर से कम होते होते यहां पर आगे डिक्लाइन की स्टेज पर। यहां पर हमने प्लॉट किया है टाइम, कि जैसे जैसे टाइम के साथ, और यहां पर हमने बताया सेल्स एंड प्रॉफिट्स। तो ये हमको दिखता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जब प्रोडक्ट मार्केट में आया, तो इसके पहले यहां पर कुछ स्टेजेस ऐसी थी जब वो प्रोडक्ट बना हुआ था। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में तो आपको लॉस ही रहेगा, ग्रोथ स्टेज में प्रॉफिट आना शुरू होगा, मैच्योरिटी स्टेज में आपके हाईएस्ट प्रॉफिट रहेंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू होगा। और इस सेल्स का कर्व यहां पर ऐसा देख सकते हो। नाउ विल सी दिस स्टेजेस वन बाय वन। देखते क्या दिया है। इंट्रोडक्शन, वंस अ प्रोडक्ट हैज बीन डेवलप्ड, द फर्स्ट स्टेज इज इट्स इंट्रोडक्शन स्टेज। इन दिस स्टेज द प्रोडक्ट इज बीन रिलीज्ड इनटू द मार्केट। यहां पे प्रोडक्ट कैसा है, मार्केट में है। व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज रिलीज्ड, it is often a high stakes time in the product's life cycle, although it does not necessarily make or break the product's eventual success। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फेज है, हालांकि इसके ऊपर उसका पूरा सेल या सक्सेस डिपेंड नहीं करता, बट ये एक बहुत स्पेसिफिक टाइम है कि जब आपने इंट्रोड्यूस किया पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर, तो वो पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद में वो प्रोडक्ट किस तरह से आगे चलता है।
तो इनिशियल स्टेज में आपको जो फिर चीजें करनी पड़ेंगी, विल से देम ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज मार्केटिंग एंड प्रमोशन आर एट हाई। क्योंकि नया प्रोडक्ट है तो आपको उसको मैक्सिमम लोगों तक रीच करवाने के लिए हमने देखा है मार्केटिंग तो हमको पूरा डिटेल समझ में आ गया, और सेल्स प्रमोशन भी हमने देखा है, तो वो तब बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और ये टाइम पे फिर कंपनी को बहुत पैसा उसमें खर्च करना पड़ता। The company often invests most in promoting the product getting into the hands of consumer, क्योंकि इनिशियल स्टेज में लोगों को पहले उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, फिर उसके बाद में ताकि लोग उसको मैक्सिमम यूज कर सके तो उसका सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन में हमने कल ही देखे 5-6 चीजें उसके अंदर आती, ट्रेड प्रमोशन, कंज्यूमर प्रमोशन, गुडविल मेंटेनेंस, देन सेल्स फोर्स प्रमोशन। तो ये सारी चीजें फिर मार्केटिंग की जो हमने एट्रीब्यूट्स देखे थे, लाइक 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स कवर करना। तो इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा है क्योंकि मार्केट में जस्ट वो प्रोडक्ट नया आया हुआ है। इट इज इन दिस स्टेज दैट द कंपनी इज फर्स्ट एबल टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ कंज्यूमर्स रिस्पॉन्ड टू द प्रोडक्ट, इफ दे लाइक इट एंड हाउ सक्सेसफुल इट मे बी। तो यहां पर जब उनको रिस्पॉन्स मिलेगा उससे उनके ख्याल में आता कि ठीक है ये प्रोडक्ट का धीरे धीरे सेल बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ये लॉन्ग रन में चल सकता है, ये प्रोडक्ट धीरे धीरे सक्सेस होना शुरू होगा। फिर ये है उसकी इंट्रोडक्टरी स्टेज, मतलब यहाँ पे आपको काफी खर्चा करना है मार्केटिंग पर, एडवर्टाइजिंग पर, प्रमोशन पर, और यहां से आपको एक आइडिया आना शुरू होता है कि प्रोडक्ट कहां तक रहेगा। लेकिन ये जो पीरियड में आप स्पेंड कर रहे हो ये गारंटेड नहीं है, बिकॉज मैनी टाइम्स वो प्रोडक्ट में फेल कि वो मार्केट में आया लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहां पे क्या फिर सबका आप कर सकते हो कि कॉस्ट आर जनरली वेरी हाई। अब आपने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया तो आपको पैसा उससे कमाना है, तो आपने एक स्पेसिफिक टारगेट डिसाइड किया, तो इनिशियल स्टेज में क्या होता वो प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा ही रहेगा, क्योंकि इसका क्या रहता है कि उसकी एक डिमांड बने और लोगों तक सिर्फ वो प्रोडक्ट पहुंचे ताकि धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहे। लेकिन क्योंकि वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग आपको जो लगा है तो आपको उसके ऊपर कुछ तो कमाना है पैसे। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा ऐसा जो एंड तक पूरा प्रोडक्ट जीरो में चले जाएगा, नहीं, यू हैव टू अर्न समथिंग ओवर इट। हालांकि पहले कुछ वक्त उतना सेल नहीं होगा बट स्टिल यू हैव टू अर्न। तो वो केस में क्या होगा कि जब देखो मैं सिंपल बताता, अगर सपोज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, सपोज एक सिंपल सा एक वड़ा पाव ले लो, ठीक है, एक वड़ा पाव या एक बर्गर ले लो। कोई अगर एक 10 रुपए का बर्गर बेचकर 2 रुपए प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, तो दिन में उसके 100 बर्गर बिक गए, तो एक बर्गर पे 2 रुपए का, तो 100 बर्गर पे उसको 200 रुपए डेली का प्रॉफिट हो रहा। किसी ने क्या किया, वही बर्गर 8 रुपए का बेचा और सिर्फ 1 रुपए प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसके 500 बर्गर बिके, तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया, 500 रुपए का। तो आपको ये समझना है, यहां पर ये किसी एक मूवी में दिया था एग्जांपल कि इस तरह से आप सेल करते हो। इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हेन यू टॉक अबाउट मूवीज, स्टोरीज एंड क्रिकेट। लोगों का ऑटोमेटिक उसमें इंटरेस्ट अरोज होता है। कीप दिस इन माइंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू गो फॉर अ सेमिनार टू प्रेजेंट समथिंग, सो व्हेन यू टॉक ऑफ दिस थिंग्स, व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्टोरी, क्योंकि देखो जैसी कहानी बोला हर किसी को उसमें इंटरेस्ट आता कि स्टोरी मतलब क्या, कैसे बिगिन हुई, कैसे एंड हुआ। वैसे अगर आप क्रिकेट की बात करो तो एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन इट। एंड सेम इज अबाउट हॉलीडेज, छुट्टी, सभी को उसमें मजा आता। एंड सेम अप्लाइज फॉर मूवीज, स्पेसिफिक मूवीज की जिसमें कुछ ऐसा बहुत सारा लर्निंग होता है, कुछ ऐसे कंसेप्ट रहते, दे हिट यू, दिस हैज वेरी मच ग्रेटर एंड बेटर इम्पैक्ट। तो अगर आप कहीं पे सेमिनार्स देते हो तो कोशिश करना कि आप ऐसे एग्जांपल्स दो जो इन चीजों से रिलेवेंट हो। ये 3 नहीं, इसके अलावा भी कवर है, बट दिस आर द लिटिल बिट मेजर वंस। कि स्टोरी है, कुछ आपने कोई किस्सा सुनाया, कोई एक बात बताई, कोई एक लाइव एग्जांपल दिया, और जितने आप लोकल की बात करोगे ना आसपास के, उतना ज्यादा आपका कंटेंट प्रॉपरली लोगों तक पहुंचेगा। अगर आप 5000 किलोमीटर दूर का एग्जाम्पल देंगे तो किसी के ख्याल में नहीं आएगा। अगर आपको बात करना है संत महात्मा की तो गाड़गे बाबा की बात करो, टुकड़ो जी महाराज की बात करो, वो लोगों को बरोबर समझ में आएंगी। एनीवेज, ये थोड़ा हटके टॉपिक से, बट कीप दिस इन माइंड, ये टुडे डे आफ्टर टुमारो आगे चल के पूरे लाइफ में आपको प्रेजेंटेशन, सेमिनार ये सब करना ही करना है। सो दिस विल हेल्प यू देयर। नाउ द प्रिंसिपल बेसिकली हियर इज द प्रोडक्ट। तो हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन स्टेज की, कॉस्ट हाई है, मार्केटिंग कॉस्ट है, और प्रोडक्ट को सिर्फ लोगों तक पहुंचाना है। ये हमारा बेसिक इसके पीछे का एक कंसेप्ट है। अब उसके बाद में प्रोडक्ट सपोज मार्केट में पहुंच गया, लोगों ने उसको धीरे धीरे पसंद करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो ये क्या होगा, इट टेंड्स टू एक्सपांड द प्रोडक्शन इन द ग्रोथ स्टेजेस, टिपिकली ट्विक टू इंप्रूव फंक्शंस एंड फीचर्स। तो ये इसकी वजह से क्या होगा, फिर वो ग्रोथ से धीरे धीरे हमारा प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा, मार्केट एक्सपांड होगा, और फिर उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि हमारी सेल बढ़ रही, तो अभी जो मैंने एग्जांपल बताया
कि 10 रुपए का बेच के 2 रुपए प्रॉफिट और 8 रुपए का बेच के 1 रुपए प्रॉफिट, लेकिन नंबर ऑफ क्वांटिटी पीसेस सेल वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो इसकी वजह से फिर जब हमको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट अब पहुंच रहा है लोगों तक, तो वो और ज़्यादा पहुंचे, इसलिए हम उसका थोड़ा सा रेट और कम करेंगे। देखो, आपने ये तो देखा ही होगा ना कि कई मूवीज ऐसी होती है जिनको गवर्नमेंट टैक्स फ्री कर देती कि भैया उसका टैक्स भी माफ कर दे, मतलब जो एक 100 रुपए की टिकट है वो आपको सपोज चलो 60 रुपए में मिल जाएगी वो टिकट। वाई इट इज सो? क्योंकि वो चाहते जो अच्छी चीज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, दे शुड रीच द मैक्स नंबर ऑफ पीपल। तो ऐसे इनको पता है कि इनका प्रोडक्ट एक अच्छा है और वो चाहते हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इसको इंट्रोडक्टरी स्टेज उसकी खत्म हो गई, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दे हैव एक्सेप्टेड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं उस प्रोडक्ट को। अब फिर ये चाहते कि उसकी रीच बढ़े, इसलिए उसका वो प्राइस थोड़ा सा वहां पर कम करेंगे। दूसरा ये भी होता कि जब प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ेगा तो रेवेन्यू आपका जनरेट होगा, लेकिन यहां पे फिर एक दूसरा कंसेप्ट आता कंपटीशन, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज में आपको जो वक्त लग गया उस वक्त लोगों ने देखा कि यह प्रोडक्ट चल रहा है, तो जैसे आपने आज प्रोडक्ट बनाया अगले 3 महीने में और 3 कंपनीज आ जाएंगी वही प्रोडक्ट को लेके, वो भी इसी स्टेज से गुजरेंगे, लेकिन अब आप उनसे 3 महीने आगे हो, लेकिन कंपटीशन तो फिर भी आ गया। तो हियर यू हैव टू कर्टेल द प्राइस फॉर कंपटीशन आल्सो, क्योंकि कंपटीशन भी यहां पर आ गया तो आपको उसके लिए प्राइस कम करना है। प्रोडक्ट की रीच बढ़े इसके लिए भी आपको प्राइस यहां पर कम करना ही करना है। बाय द ग्रोथ स्टेज कंज्यूमर्स आर ऑलरेडी टेकिंग द प्रोडक्ट and increasingly buying it. The product concept is proven and is becoming more popular and sales are increasing. तो ये स्टेज में आपकी सेल्स बढ़ गई, प्रोडक्ट आगे बढ़ता चला गया, तो दिस वाज योर ग्रोथ स्टेज कि ठीक है पहले आया था मार्केट में नया नया, अब आगे बढ़ा, धीरे धीरे सेल होता चला गया। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की आप बात करो या फिर आप कुछ ऐसे कंज्यूमेबल आइटम्स की बात करो, तो ये धीरे धीरे जब मार्केट में नए नए आए थे, जैसे आपको जैसे स्पेसिफिकली डिटर्जेंट सोप्स की बात करो, एक सर्फ एक्सेल एक प्रोडक्ट आया था, तो पहले सर्फ एक्सेल का ग्रोथ कम था, धीरे धीरे फिर वो बहुत बढ़ता चला गया, और मैंने आपको बताया भी है कि उसकी एडवर्टाइजिंग में, उसके प्रमोशन में दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट। एक क्यूरियोसिटी जनरेट की थी उन्होंने कि सो दैट द कस्टमर शुड गेट इन्वॉल्व कि अरे कुछ तो भी नया आ रहा मार्केट में, व्हाट इट इज। तो मतलब जो इंट्रोडक्टरी स्टेज में दे आर फोकस्ड ऑन मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन, फिर उसका ग्रोथ बढ़ा एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम नेक्स्ट स्टेज इज, इसके बाद में देखते जो नेक्स्ट स्टेज आएगी दैट इज मैच्योरिटी, मतलब वो अपने हाईएस्ट सेल्स पॉइंट पर पहुंच गया। अदर कंपनीज बिकम अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, इफ कंपटीशन ऑफ प्रोडक्ट स्पेशली हाई द कंपनी में स्टिल हैव हेवीली इन्वेस्ट इन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन ऑफ दैट प्रोडक्ट बीट आउट द कॉम्पिटिटर्स। तो वो था ग्रोथ स्टेज के बारे में कि ग्रोथ स्टेज में आप लोगों ने जो खर्चा किया, अब मार्केट में प्रोडक्ट आ गया और आपको पता है कि वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो चुका है आपका प्रोडक्ट, तो फिर आपने मैक्सिमम उसके रीच बढ़ाने के लिए लोगों तक, देन यू आर ड्रॉप द प्राइसेस फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन, बट वो पीरियड तक आपने आपका एक टारगेट थोड़ा सा अचीव कर लिया था, मतलब आप बाकी लोगों से आगे चल रहे थे। देन देयर कम्स द मैच्योरिटी स्टेज, इट सेल्स टेंड टू स्लो और इवन स्टॉप। एक लेवल के बाद में फिर डाउनफॉल आता है कि बस वो मैक्स कितने लोगों तक पहुंचेगा प्रोडक्ट वो, क्योंकि बाजार में ऑलरेडी सपोज 5 तरह के वॉशिंग मशीन, बहुत वॉशिंग पाउडर्स बहुत चल रहे थे, तो आपका 6वां वॉशिंग पाउडर है, तो एक पर्टिकुलर लेवल तक वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद में उसका मार्केट वहां पर खत्म हो गया, तो वो हो गई मैच्योरिटी स्टेज या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन। और सैचुरेशन के बाद में क्या होता है, वो पीक पॉइंट के बाद धीरे धीरे सेल्स ड्रॉप होना शुरू होती, और वो क्यों ड्रॉप होती, तो उसका स्पेसिफिक रीजन ये होता कि ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है कि आज एक चीज खरीदो 8 दिन बाद ऑब्सोलीट होती। एक्चुअली ये बोलने की बात है, लेकिन बहुत कम स्पैन में वो चीजों का कुछ एक मॉडिफाइड मार्केट में आ जाता। इट इज वेरी, यू कैन सी द एप्लीकेशन एज मोबाइल। एक जमाने में शुरू हुआ था, एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा मोटरोला का डब्बा, ये इतना बड़ा नोकिया का डब्बा, और उस पर सिर्फ क्वालिटी कीपैड, सिर्फ बटन दबाओ, सिर्फ कॉल्स करो। धीरे धीरे उस पर वो सादे वाले गेम थे, टुई 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 बजते थे, वो सांप निकल रहा है इधर से उधर, डब्बे डब्बे वाला। अब उसके बाद में देखो कि वो कितना चेंज होते चला गया, और आज भी अगर आप जाओ तो 8 दिन बाद आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही। तो वो हो गया मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी, तो उसके बाद में क्या होता, फिर एक मैक्सिमम स्टेज तक वो पहुंच गया, लेकिन अब नया मार्केट में आना शुरू होता है, धीरे धीरे इसका डिक्लिनेशन शुरू होता। फिर आपको क्या करना पड़ेगा ये स्टेज में, तो पहले हम देखते हैं मैच्योरिटी। प्राइसिंग एट दिस स्टेज कैन टेंड टू गो गेट कॉम्पिटिटिव, सिग्नलिंग मार्जिन श्रिंकिंग एज प्राइसेस बिगिन फॉलिंग, एंड मार्केटिंग एट दिस पॉइंट इज टारगेटेड एट फेंडिंग ऑफ कॉम्पिटिशन एंड कंपनीज विच विल ऑफर न्यू। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा ये टाइम पे, प्रोडक्ट को और थोड़ा कम कॉस्ट में ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचे, थोड़ा सा वर्क किया, लेकिन आपको पता है कि ये उसकी मैक्स स्टेज आ गई, इसके अब ये आगे जाने वाला नहीं है। सो दैट इज ऑल अबाउट मैच्योरिटी। गिवन द हाईली सैचुरेटेड मार्केट, इट इज टिपिकली इन द मैच्योरिटी स्टेज
offer product that less successful competitors are pushed out of the competition, often called the shakeout point. तो अब ये मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा, फिर जैसे आपके प्रोडक्ट है, कई सारे प्रोडक्ट है, तो जिसका आप जबरदस्त इंपैक्ट है वो थोड़ा वक्त टिका रहेगा, बाकी प्रोडक्ट मार्केट से निकलना शुरू हो गए, क्योंकि ये मैक्सिमम रीच हो गया, इसके आगे वो जा ही नहीं सकता. सो दैट इज द थिंग एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स. इनिशियल इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड इज ग्रोथ स्टेज, थर्ड इज मैच्योरिटी स्टेज. अब ऐसा हो सकता कि किस स्टेज पे कितना प्रोडक्ट कितनी देर रहा और कितना उसने स्पैन कवर किया, तो दैट डिपेंड्स, दैट में वेरी. कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो कल भी थे, आज भी और शायद कल भी रहेंगे. लेकिन जैसे आप देखो, बात करो बजाज स्कूटर की, एक जमाना था जब आपको स्कूटर जब आप खरीदना हो तो आपको एक एक साल वेट करना पड़ता था, और आज की डेट में देखो स्कूटर मार्केट से चली जा चुकी है. आ रहा ख्याल में कि जो स्कूटर थी बजाज स्कूटर, आपको वेट करना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में वो स्कूटर मार्केट से गायब हो गई. पेजर पता होगा, सबसे पहले पेजर आया था, तो आज कोई अगर पेजर यूज करना, इट इज नॉट पॉसिबल, पेजर तो खत्म ही हो गया. ऐसी फिर कई सारी चीजें, जैसे देखो कि अपने सीडी प्लेयर की बात कर लो, जो हमारा पुराना वीसीआर था, याद है ना सबको, वीसीआर लाते थे, वो कैसेट आती थी, वो कैसेट हम इंसर्ट करते थे, वीडियो जिसको बोलते. तो आज कहां पर है, आज तो कितना उसका मॉडिफाइड वर्जन आ गया. सीडी प्लेयर, वीसीडी प्लेयर, ये भी सब चले गए, किधर के किधर पहुंच गई दुनिया. पहले वो कैसेट आती थी, वॉकमैन था, कैसेट था. मुझे पता है कि आज भी हम लोग वो वॉकमैन से, मतलब आज नहीं, वो पीरियड में वॉकमैन रहना मतलब बड़ी बात रहती थी कि वॉकमैन है, फिर उसके अंदर कैसेट डालो और हेडफोन लगाओ, कान में सुनो. अब आज की डेट में तो उसकी भी जरूरत नहीं है, वो बरसों पहले ऑब्सोलेट हो गया मार्केट से. तो यही सारी चीजें, लेकिन एक लेवल तक उसने बिजनेस किया, फिर वो चला गया. तो मैच्योरिटी के बाद में जो स्टेज आती, द लास्ट स्टेज इज डिक्लाइन, कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ और नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, उससे कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, तो धीरे धीरे फिर उसका जो सेल है कम होते होते एक दिन वो प्रोडक्ट ऑब्सोलेट ही हो चले जाता है. ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है, यू विल फाइंड इट आजू बाजू. देखो जैसे एक पुराने जमाने में एक बड़ी वो टीवी आती थी, इतनी बड़ी और इतना पीछे उसका बैकग्राउंड रहता था. आज के डेट में फिर शार्प एज वाली टीवी आ गई, एकदम फ्लैट. उसके बाद में उसमें 3D आ गई, उसमें दुनिया भर के इफेक्ट आ गए, फिर ये इफेक्ट, वो इफेक्ट, दिस एंड दैट वन. तो आज के जमाने में वो टीवी एकदम गायब हो गई. और एक जमाना था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का भी बहुत वैल्यू था, उसमें वो आप वैसे खटके जैसा था, इट वाज लाइक नॉब जिसको आप रिमूव से चैनल चेंज करते थे, उसमें ट्यून करना पड़ता था कई बार. शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, एक वो भी जमाना था जब हम वो एंटीना ऐसा घुमाते थे ताकि चैनल कनेक्ट हो, केबल के वायर ऐसा उस पर कुछ तार डाल के बांधते थे. और आज की डेट में देख लो कि मुझे नहीं लगता कि 90%, अगर 100% लोगों के यहाँ पे सपोज टेलीविजन है, तो 95% में भी मोर देन दैट दे आर कलर टेलीविजन, क्योंकि शायद ब्लैक एंड व्हाइट आज की डेट में बनना ही बंद हो गए. और ये सब चीजें ऐसे कि इतने वो रेट में लोगों तक पहुंची है कि दे आर ऑल हैप्पी फॉर इट, कि ठीक है वही उतने ही पैसों में. क्यों? क्योंकि फिर से वही कंसेप्ट, एकदम बेसिक कंसेप्ट, कि 10 रुपए का बेच के 2 रुपए प्रॉफिट कमाने के बजाय 8 रुपए का बेच के 1 रुपए प्रॉफिट कमाओ और मैक्सिमम लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा दो. तो बस वही कंसेप्ट से ये सारे प्रोडक्ट पहुंच गए हर जगह तक. अगर आपको सपोज ब्रू कॉफी है तो उसका 1 रुपए का भी पाउच आता, तो इवन एनीबॉडी कैन अफोर्ड दैट 1 रुपी कॉफी पाउच, एंड दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर नेस्कैफे का 1 रुपए का पाउच है. इससे और क्या मिलेगा, इससे सस्ता और बढ़िया और क्या मिलेगा. सो दैट इज द चीज कि अब डिक्लाइन हो गया, मतलब कई प्रोडक्ट निकल के चले गए मार्केट से, आज की डेट में नहीं मिलते हो. वीडियो प्लेयर हो गया, कई स्कूटर्स हो गई, जैसे लूना, TFR सुपर, उसके बाद में फिर कितनी सारी स्कूटर्स आ गई मार्केट में. तो दैट इज द थिंग. तो वो होती लास्ट स्टेज डिक्लाइन की. अब कैसे कई प्रोडक्ट ऐसे हैं कि वो ये स्टेज को भी क्रॉस करके आगे निकल गए, जो आज भी बिकते ही बिकते हैं. द एग्जांपल ऑफ अ बिस्किट, दैट पार्ले-जी बिस्किट, वो उसका सेल आज भी वैसा ही है मैक्सिमम जगहों पे. बट वो प्रोडक्ट को फिर हमको क्या करना पड़ता, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता, कि उसको एक्सटेंड करना पड़ता. इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपांशन, कि थोड़े एक अलग अलग वेज में उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसा ही वो नहीं चलेगा. उसका स्टाइलिंग, उसका पैकेजिंग, उसके एट्रीब्यूट्स पे वर्क करना पड़ेगा, कुछ उसके साथ में एडिशनल चीजें लाने पड़ेंगी, कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि वो कंपटीशन में वहां पर वो बने हुए रहे और वो चल सके. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. जैसे देखो इसमें दिखा है टाइप राइटर्स, टेलीग्राम्स, आज के जमाने में तो कहीं पर वो है भी नहीं ये सही चीजें. तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन द ग्रोथ, द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और ये फिर जो यहाँ पर हमने देखी थी एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. एंड दिस इज वेरी इजियर फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड. यू कैन श्योरली गेट इट दिस 4 फेजेस. और कोशिश करो कि इसके एग्जाम्पल्स आप खुद ढूंढो. आप देखो मार्केट में, टेक योर ओन एग्जाम्पल्स, और जब आप एक्सप्लेन करोगे तो यू राइट योर ओन एग्जाम्पल्स, दैट विल बी वेरी मच इफेक्टिव. सो इट हैज बीन अप टू
near about 35 minutes हो गए. So what we'll do, we'll stop here, we'll continue in the next class and we are going to discuss the different types of market there. Okay then, chalo, thank you class. Jai Hind.